नमस्ते बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते और सबसे पहले बात भागलपुर से आ रही एक बड़ी खबर। भागलपुर के नाथनगर स्टेशन पर बम मिला है। रेलवे पटरी पर देसी क्रूड बम मिलने की खबर आई है। रेल एसपी आमिर जावेद ने इसकी जानकारी भी दे दी है। रेल ट्रैक के पास संदिग्ध सामान मिला था। जांच के बाद देसी बम होने की पुष्टि भी हो गई है। देर रात बम को डिफ्यूज भी किया गया है। तो देखिए भागलपुर से बड़ी खबर आई, जहां नाथनगर रेलवे स्टेशन पर बम मिला है। रेलवे पटरी पर देसी क्रूड बम मिला है। रेल एसपी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। रेल ट्रैक के पास संदिग्ध सामान मिला था और जांच के बाद देसी बम होने की पुष्टि हुई है। कल देर रात बम को डिफ्यूज भी किया गया। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या जानकारी है, कहां से आया बम, कैसे मिला, कोई जानकारी मिल पाई पुलिस को? जी देखिए, बात जो हुई थी एसपी से जो बात हुई, उन्होंने साफ कहा था कि ये जो देसी है, देसी तरीके से ये बनाया गया बम है और जिसे बम स्क्वाड की टीम ने डिफ्यूज किया है। लेकिन ये बम कहां से आया है, क्या किसी शरारती तत्वों का ये काम है वहां पे बम, या कोई साजिश का ये एक हिस्सा है जिसे समय रहते ही पुलिस ने नाकाम किया? ये कहा जा सकता है कि अगर ये दुर्घटना घट जाती तो ये घटना काफी ही बड़ी होती है और इससे जान माल की भी क्षति हो सकती थी। जी, पटरी पर रखने का तो मतलब साफ है अरुण कि कहीं ना कहीं किसी हादसे को अंजाम देना था। जी जी बिल्कुल, ये किसी हादसे को अंजाम देने के लिए ही रखा गया था, लेकिन पुलिस ने जो है वो समय रहते हुए इसे नाकाम किया है। और मैं बता दूं कि इससे पहले भी कई बार भागलपुर के आसपास के स्टेशनों में बम मिला था, जिसे भी पुलिस ने बरामद करके इसे नाकाम किया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भागलपुर से बड़ी खबर, जहां नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास पटरी पर देसी बम मिला। हालांकि देर रात बम को डिफ्यूज कर दिया गया है और किसने रखा, कैसे रखा, पुलिस इसकी जांच कर रही है। इधर दिल्ली से जयनगर जा रही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से 1 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। रुपए एक लावारिस बैग में मिले हैं और इसका कनेक्शन इस्लामिक संगठन पीएफआई से होने का शक भी जाहिर किया जा रहा है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जांच के दौरान यह लावारिस बैग मिला। बैग को संदिग्ध मानते हुए जांच की गई और उसे खोले जाने के बाद 1 करोड़ 40 लाख रुपए मिले हैं। जीआरपी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि पता चल सके कि ट्रेन में रुपए से भरा बैग आखिर किसने रखा और कहां रखा था। रुपयों के पीएफआई कनेक्शन को लेकर भी जांच की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में सीमांचल में पीएफआई की सक्रियता दिखी है, जिससे आशंका जाहिर की जा रही कि ये पैसे जो हैं पीएफआई के जरिए ही लाए जा रहे थे। और एक बड़ी खबर इस वक्त छपरा से आ रही है। छपरा के ग्वालियर एक्सप्रेस में भीषण डकैती हुई है। छपरा सोनपुर रेलखंड पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। सोनपुर दिगवारा के बीच लूटपाट की गई है और विरोध करने पर युवक को गोली मार दिया गया है। युवक घायल है। ग्वालियर एक्सप्रेस में अपराधियों की करतूत से हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त और आई है छपरा से, जहां से खबर आ रही है कि ग्वालियर एक्सप्रेस में भीषण डकैती हुई है। छपरा सोनपुर रेलखंड के बीच इस डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। सोनपुर दिगवारा के बीच लूटपाट की गई है। विरोध करने पर एक युवक को गोली मारकर घायल भी कर दिया अपराधियों ने। ग्वालियर एक्सप्रेस में अपराधियों की करतूत से हड़कंप मचा हुआ है। और संतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, कितने बजे की यह घटना है और पुलिस क्या जानकारी दे रही है? देखिए, ये बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस है जो कि बरौनी से खुलती है और ग्वालियर तक जाती है। और ये जो एक युवाओं का एक दल है जो मुजफ्फरपुर में गया हुआ था सीआरपीएफ की बहाली में शामिल होने, वहां से लोग लौट रहे थे। तो इन लोगों का कहना है कि ट्रेन में कुछ लोग घुसा, लगभग 10-12 की संख्या में अपराधी थे जिनके पास हथियार भी थे और बारी बारी से सबको लूटने लगे। कई 20-25 लोगों से लूटपाट की गई। किसी का मोबाइल ले लिया गया, किसी का जेवर ले लिया गया है, कैश ले लिया गया है और सबके साथ लूटपाट की। लेकिन इसी बीच शिवम कुमार जो इटावा के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले, यशवंत नगर थाना में उनका घर है, उनके साथ भी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। तो उन्होंने अपराधियों से अपने सिम की मांग की कि मोबाइल लूट ले जा रहे हो, मेरा सिम तो कम से कम वापस कर दो। इसी के विरोध में गोली मार दी गई। तो गोली लगने के बाद वो तमाम अपराधी भाग गए। हालांकि संतोष, थोड़ी हैरानी होती है कि रेल मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हर ट्रेन में बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी, रेलवे पुलिस की मुस्तैदी है, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं कैसे हो जा रही हैं?
ये बिल्कुल इसकी जांच अलग से की जाएगी कि ट्रेन में सुरक्षाकर्मी कौन थे, कौन। हमारे अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि तमाम जांच कर, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता उन लोग की है कि अपराधी कौन थे उनकी पहचान करना। तो हुलिया के आधार पर एक पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। संतोष, कोई अनुमान लगा पाया कि कितने की लूट हुई होगी? देखिए, अनुमान नहीं है, करीब 20 से 25 लोगों की मोबाइल लूटी गई है, कुछ लोगों का कैश था, पॉकेट में जो भी था। ये लड़के हैं जो एग्जाम देने गए थे, हालांकि और भी कई लोग हो सकते हैं उसके अंदर जिनके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। छपरा में लगभग 15-20 लोगों को उतारा गया है, जिसमें से एक जो घायल शिवम है उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उसकी हालत खतरे से फिलहाल बाहर है। ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो छपरा सोनपुर रेलखंड पर लूटपाट हुई, ग्वालियर एक्सप्रेस में भीषण लूटपाट की घटना को अंजाम दिया अपराधियों ने। भाई साहब थे हमारे साथ में, हम सो रहे थे नीचे, भाई साहब ऊपर सो रहे थे, उन्होंने हमको जगाया, स्लीपिंग चैन लगाए थे हम, उन्होंने फ़ोन छीना, पहले फ़ोन छीनने के बाद उन्होंने जेब में हाथ डाला। हमने कि मैंने पैसे उनको दे दिए निकाल के। हमने उनसे कहा भाई सिम तो मेरे को दे दो, वे लोग धक्का उक्की की। फिर उन्होंने और जेब में 50 रुपये डले थे, वो उन्होंने ज़बरदस्ती निकाले। और एक पीछे था, हमने उनसे कही भैया, हमने कि कुछ, मैंने कि सिम तो हमारी दे दो, पैसे तो आप ले ही जा रहे हो। उन्होंने गुस्से में कहा मादर चौथ तू बहुत बोल रहा है, तब से ये लें। एक लड़का खड़ा था, उसने गोली मार दी हमारे। क्या क्या ले गया आपको? मोबाइल है एक। मोबाइल तो ले गया ना? पैसा भी कुछ ले गया? हाँ, पैसे थे 2200 रुपये। हम करीब, मेरे साथ ही 10 लोग थे ट्रेन में करीब, और उन सभी से मारा पीटी की है और जबरदस्ती उन्होंने हथियार के दम पे पैसे लूटे हैं हमारे लोगों को। मोबाइल भी गए हम लोगों को। कितना पैसा लूट लिया? लगभग 2-3 हज़ार के समथिंग था सभी के पास। उन दो व्यक्ति का मोबाइल भी गया है इन लोगों का। 10 मोबाइल लिया? मतलब मेरे ग्रुप से तो 2 लोगों का मोबाइल गया है, और भी लोगों को मोबाइल छीन के ले गए वो जबरदस्ती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश है। घर कहाँ है? इटावा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की नीम तीता स्टेशन पर राज्य के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर जानलेवा अज्ञात अपराधियों ने उन पर देसी बम से हमला किया। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और आप उन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह बम का विस्फोट हुआ। जानलेवा हमले में जाकिर हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जाकिर हुसैन कोलकाता जा रहे थे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ होने वाली मीटिंग के लिए वो कोलकाता जा रहे थे। हमले में 22 लोग घायल हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे बम का धमाका हुआ। कोलकाता जा रहे थे जाकिर हुसैन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ होने वाली मीटिंग में शामिल होने के लिए, और बंगाल के मंत्री पर यह जानलेवा हमला मुर्शिदाबाद में हुआ है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जाकिर हुसैन जो श्रम मंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, वो घायल हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देसी बम से उन पर हमला हुआ है। जानलेवा हमला जाकिर हुसैन पर हुआ है। कोलकाता जा रहे थे स्टेशन से ट्रेन में बैठने, इसी दौरान यह हादसा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे देखिए कैसे धमाका हुआ अचानक, और इस धमाके के बाद जाकिर हुसैन जख्मी हुए हैं, गंभीर हालत है उनकी बताई जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि धमाका कैसे हुआ, और जाकिर हुसैन के ठीक सामने एकदम बिल्कुल धमाका हुआ, घायल हुए हैं पश्चिम बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन। जानलेवा हमला उनके ऊपर हुआ है। मुर्शिदाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमले में जाकिर हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जाकिर हुसैन पर मंत्री पर देसी बम से हमला किया गया, और हमले में करीब 22 लोग और हैं ऐसे जो घायल हुए हैं। जाकिर हुसैन के अलावा 22 लोग हैं जो घायल हुए हैं, और बताया जा रहा है कि मीटिंग के लिए कोलकाता जा रहे थे जाकिर हुसैन, इसी दौरान उन पर हमला हुआ है देसी बम से। अरुणाचल प्रदेश के किप्पो ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाले राम कुमार के परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। राम कुमार को उल्फा उग्रवादियों ने अगवा किया है। उसे छोड़ने के बदले 15 करोड़ रुपए मांगे गए, और 17 फरवरी तक रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। राम कुमार खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। दामाद हैं जो पिछले
21 दिसंबर 2020 से उल्फा स्वाधीन के अंतर्गत अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिए मैं सरकार से कई बार गुहार लगा चुका हूं। मैं आज 17 तारीख को अल्फा द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था कि आज की तारीख तक अगर समाधान नहीं किया जाएगा तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। मैं माननीय बिहार सरकार श्रीमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से प्रार्थना करता हूं कि मेरे दामाद को जीवित बचा कर लाया जाए। और बात वैशाली की, जहां के एक पोल्ट्री फार्म संचालक ने पुलिस पर लाखों का नुकसान करने का आरोप लगाया। संचालक का कहना है कि सारण के तरैया थाने और लालगंज थाने की पुलिस किसी लड़की की तलाश में आई। इसी दौरान पोल्ट्री फार्म में तोड़फोड़ की गई और साथ ही स्टाफ के साथ मारपीट भी। इस हंगामे की वजह से करीब 500 मुर्गों की मौत हो गई। संचालक का यह भी कहना है कि शिकायत करने पर पुलिस मामले से अब पल्ला झाड़ रही है। के कारण से आप सब देख रहे हैं कि हम किसान आदमी हैं, हम इतना मेहनत से पालते हैं, उसके बाद भी ये लोग मार दिया। मुर्गी के हड़क करके मुर्गी एक पर एक देह पर देह चढ़ के मर गया। हम लालगंज थाना में अभी गए हैं, वहाँ तना परवारी कर रहे हैं कि वो वहाँ से आते हैं, उनके अंदर में हम हो जाते हैं, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। उनको वहाँ फोन करते हैं, तरैया थाना के प्रभारी को फोन करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, इससे हमको मतलब नहीं है, आप लोकल थाना से बोलिए। खबर गोपालगंज से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर नगर थाने में तैनात चौकीदार ने जहां पूर्व पार्षद के परिवार पर जानलेवा हमला किया, तो इस हमले में पूर्व पार्षद दुखीराम सहित उनके परिवार के करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में महिलाएं भी हैं। घटना नगर थाना के तिरबिरवा गांव की है। पीड़ित पूर्व पार्षद का नाम दुखीराम है और उसने नगर थाना के तिरबिरवा गांव के चौकीदार रमेश कुमार के ऊपर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया। शिकायत के बाद सदर एसडीएम ने चौकीदार के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। हमारा दुखीराम नाम है, पूर्व पार्षद है नगर पालिका का। हमारा जमीन रमेश चौकीदार पकड़ लिया है और माटी कटवा दिया है। हम गए जमीन अपना मेड़ी उड़ी बांध रहे थे तो उसी संबंध में टांगा लेकर तड़तड़ जो है हमारे चाचा के ऊपर, हमारे ऊपर तड़तड़ 3-4 टांगा चला दिया फटाफट। हमारे हाथ में कट गया, इनका भी लग गया। औरत लोग के हमारे 4 औरत लोग जख्मी हो गई। हम लोग बेहोश वहीं पर हो गए। तब थाना गया तो हम लोग को उठा कर लाया। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद एलजेपी को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। पार्टी के कई बड़े नेता जेडीयू में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में ये नेता जो हैं जेडीयू में शामिल होंगे। जो नेता जेडीयू में शामिल होंगे उनमें एलजेपी के पूर्व प्रदेश महासचिव केशव सिंह, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पारसनाथ गुप्ता, पूर्व महासचिव दीनानाथ कांति, पूर्व महासचिव रामनाथ रमण, मजदूर प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कौशल सिंह कुशवाहा भी शामिल हैं। विधानसभा चुनाव में एलजेपी को सिर्फ एक सीट मिली थी और इसके बाद से पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे थे। साथ ही एलजेपी में टूट की खबरें भी लगातार आ रही थी और अब आज कई नेता एलजेपी के जेडीयू में शामिल होंगे। इधर बिहार में एक बार फिर आरक्षण को लेकर सियासत गर्म हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में आरक्षण का जो प्रावधान है वो लागू रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र में भी बिहार का आरक्षण फॉर्मूला लागू होना चाहिए। सीएम ने जातिगत आरक्षण की बात भी दोहराई है। हमको तो ये पता नहीं है कि ऐसी कोई बहस छिड़ी है कि आरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा है उनको नहीं मिलना चाहिए, ऐसी तो कोई बात है नहीं। अपने यहाँ का जो नियम है आप तो जानते हैं बहुत पहले से लागू है और केंद्र का भी नियम है वह भी पहले से लागू है जो आरक्षण का है। तो जो कुछ भी लोग और आर्थिक आधार पर जो लोग भी, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के नहीं थे, अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं है, वैसे लोगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आरक्षण का प्रावधान है वो प्रावधान नहीं चलेगा। हाँ, आरक्षण के प्रावधान में कोई परिवर्तन की बात हो, जैसे दिल्ली, हम लोगों के यहाँ तो जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है उसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग दो अलग आइडेंटिफाइड है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार ने उन्होंने ये काम किया, वो चल रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि केंद्र में भी ये हो जाए, हालांकि केंद्र में तो सिर्फ एक है। तो अगर उसमें भी
विभिन्न प्रकार से लोगों को मिलेगा तो अच्छी बात होगी। तो उसके बारे में कोई अगर आकलन और अध्ययन चल रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन किसी को वंचित करने वाली बात तो नहीं हो सकती। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जातीय जनगणना की वकालत की है। उन्होंने कहा जेडीयू जनगणना की मांग बहुत पहले से करते रही है और होनी भी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे लेकर विधानसभा और विधान परिषद में प्रस्ताव पारित कराया जा चुका है। सीएम ने कहा कि जातीय जनगणना से बहुत कुछ स्थिति साफ हो जाती है। पर आपने जनगणना जदयू ने कहा है लोकसभा में भी, क्या चाहते हैं कि? बिल्कुल, हम तो आज से नहीं कई बार से, और सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, हम तो बार बार विधानसभा विधान परिषद से स्वीकृत करा करके केंद्र को भेज रहे हैं कि एक बार तो इसका होना ही चाहिए। और आप जानते ही हैं कि हम 2 बार विधानसभा से पास करा करके विधान परिषद से पास करा करके भेजे हैं केंद्र को। तो जाति आधारित जनगणना एक बार तो कर ही लेना चाहिए। पहले होता था और पिछले कई वर्षों से, आज़ादी के पहले से ही वो बंद हो गया, लेकिन हम लोग तो इसके बारे में कह रहे हैं ऐसा हो जाने से कम एक एक चीज़ की सही जानकारी मिल जाएगी। किस जाति के कितने लोग हैं और उनके लिए क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी निर्णय लेना बेहतर होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं, इसलिए हम तो शुरू से कह रहे हैं। और ये हम ही सिर्फ नहीं चाहते, पूरा का पूरा 2 बार विधानसभा विधान परिषद सबने इसकी मंजूरी देकर के भेजा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें यह भी नहीं मालूम कि केंद्र में मत्स्य संसाधन के लिए अलग से मंत्रालय है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में इस विभाग का बजट लगातार बढ़ता गया, लेकिन राहुल गांधी जैसे नेताओं को जमीनी हकीकत मालूम नहीं। दरअसल पुडुचेरी में राहुल गांधी ने मछली पालकों को संबोधित करते हुए कहा था कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अलग से मंत्रालय बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 31 मई 2019 को एक अलग विभाग बनाया और उस विभाग के मंत्री मैं हूं, जिसमें फिशरी, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री के विकास के लिए मंत्रालय बना है। ये बता दूं, 70 साल में उनके नाना जी के समय से लेकर के 2014 तक ये ऐसा था कि केवल 3682 करोड़ ही सेंट्रल एलोकेशन उस पर प्रोजेक्ट पर हुआ था। आज मोदी जी ने अभी तक जब से वो प्रधानमंत्री बने 27,000 करोड़ से ऊपर का भी इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल के साथ किया है। पटना में आरजेडी ऑफिस के मेन गेट के सामने की यू टर्न को बंद कर दिया गया। 2 दिन पहले पार्टी कार्यकर्ताओं ने यू टर्न को बंद कर रहे मजदूरों को काम करने से रोक दिया था। पार्टी नेता जगदानंद सिंह ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि दफ्तर के सामने का यू टर्न और मेन गेट के डिवाइडर को बंद नहीं किया जा सकता है। उनकी नाराजगी के बावजूद यू टर्न बंद कर दिया गया। यू टर्न बंद करने को लेकर बीती देर रात तक काम चलता रहा। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जब यू टर्न को बंद करने का काम शुरू हुआ तो आरजेडी कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और काम को बंद करवा दिया गया। तो उसके बाद की भी तस्वीरें आप देखिए। 2 दिन पहले आरजेडी ने काम रुकवाया था और बीते देर रात कैसे काम यहां चलता रहा, यू टर्न को बंद कर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर चादर पोशी के लिए चादर दी है। जेडीयू एमएलसी तनवीर अख्तर की अगुवाई में एक टीम अजमेर शरीफ जा रही है जो ख्वाजा के दरगाह पर चादर पोशी करेगी। मुख्यमंत्री ने चादर देने के साथ ही अमन चैन और तरक्की की दुआ भी मांगी है। और नमस्ते बिहार में खबरें और है, बने रहिए हमारे साथ। जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण मंत्री लेसी सिंह अपने गांव सरसी पहुंची, जहां उन्होंने माता पूर्ण देवी के दरबार में पूजा अर्चना भी की। इससे पहले पूर्णिया के सर्किट हाउस में स्थानीय लोगों ने मंत्री लेसी सिंह का स्वागत किया। इस मौके पर लेसी सिंह ने कहा कि हर गरीब को राशन कार्ड मिले, हर व्यक्ति के थाली में अन्न का दाना रहे, ये उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अपराध और कालाबाजारी से सख्ती से निपटा जाएगा। जो इस विभाग की जिम्मेदारी है, जो इस विभाग से गरीब कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, उसको 100% गरीब लोगों तक खाद्यान्न पहुँचे, ये हमारा रणनीति है और प्लान है आगे का।
पूर्णिया में एक रिक्शा चालक की ईमानदारी के चर्चे हो रहे हैं। दरअसल तैयब नाम का एक रिक्शा चालक को कहीं आईफोन गिरा हुआ मिला। रिक्शा चालक उस फोन वाले के इंतजार में घंटों मोबाइल लेकर बैठा रहा। घंटों बाद मोबाइल का मालिक वहां पहुंचा तो रिक्शा चालक ने उन्हें सही सलामत उनका फोन सौंप दिया। फोन मालिक ने बताया कि वो खाना खाने होटल आए थे जहां आईफोन गिर गया था। तैयब दिन भर रिक्शा चलाता और रात में जेल चौक के पास बने एक झोपड़ी में गुजारा करता है। 40,000 रुपए के इस आईफोन को देखकर भी उनके मन में जरा सा भी लालच नहीं आया। जरूरी चीज है ना, तो लेकिन आपका रोजगार भी तो जा रहा है ना इसकी वजह से। क्या करेंगे, तो थोड़ा गिर गया कि हो गया कि गिर गया। कब मिला आपको ये हो गया करीब आधा घंटा से ऊपर हो गया। आधा घंटा से ऊपर? तब से आप यहीं बैठे हुए हैं? सर ये यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे, वही गिर गया था तो सर उठाए थे। अच्छा, मैं दे दिया फोन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम लोग का फोटो भी है, ये हम ही। और नमस्ते बिहार में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।